हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम बच्चों। आज की जो क्लास है ना, ये स्पेशली रहेगी हमारी छंद की क्लास। हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छंद है और इस छंद की क्लास को हम 2-3 भागों में पढ़ेंगे क्योंकि एक दिन में ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। बट इस तरीके से मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा कि इसका एक भी क्वेश्चन आपका जो है वो आपको डाउटफुल नहीं रहेगा और कोई भी क्वेश्चन जो भी परीक्षा में आएगा वो आपका 100% राइट हो जाएगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं। देखो, छंद होता क्या है। सबसे पहले अगर हम समझें कि छंद किसे कहेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे छंद के प्रकार और छंद के जो कुछ इसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो चीज़ समझेंगे। और फिर इसके भिन्न भिन्न जो छंद है, हमारे गीतिका, हरि गीतिका, जो भी सिलेबस में जितने भी हैं वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ढंग से अगर आपने पढ़ लिया ना तो इसका आपका ये जो है वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इसमें देखो, प्रश्न ये होता है कि छंद किसे कहते हैं, पहले समझिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी परिभाषा। अब परिभाषा में क्या लिखते हैं, पहले मैं आपको देखो थोड़ा सा बोल करके इसे बता देता हूं कि छंद एक काव्यात्मक रचना होती है जिसमें उसके वर्णों की संख्या निश्चित रहती है, जिसमें कुछ मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है। इसमें स्थान विशेष पर यति आती है। यति का मतलब होता है ठहराव। इसका अपना एक लय होता है, मतलब कि संगीतात्मकता होती है, जिसमें एक लय होता है। उस लय के हिसाब से हम उसे गा सकते हैं और साथ ही साथ उसके अंत में जो चरण के अंत में एक तुक होता है वो मिलना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें जब ध्यान में रख करके फिर किसी काव्य की रचना की जाती है तो वो एक छंद कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, छंद भी अलग अलग प्रकार के होते हैं सारे, तो वो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर हम परिभाषा लिखनी पड़े कि भाई छंद की परिभाषा क्या रहेगी, तो हम कहें ऐसा लिखेंगे कि जिस काव्य रचना में जिस आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए बच्चों, नहीं तो मैं ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। जिस काव्य रचना में वर्ण का मतलब होता है अक्षर, है ना। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। मैं भी समझाऊंगा वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, इसमें से भी प्रश्न बनता है। तो जिस काव्य रचना में वर्ण, जिसे हम अक्षर कहते हैं, उसके बाद वर्ण, उसके बाद मात्रा, उसके बाद यति। यति का मतलब होता है ठहराव, है ना, ठहराव, रुकना, ठहराव, यति। साथ ही साथ गति। गति का मतलब होता है बच्चों लय, लय, है ना, गति। एवं चरण के अंत में, चरण जिसे काव्य की भाषा में पाद भी बोलते हैं, यानी पद। चरण के अंत में तुक का ध्यान रखा जाता है। तुक का ध्यान रखा जाता है। तुक का ध्यान रखा जाता है, रखा जाता है, वह छंद कहलाता है। तो ये तो हो गई परिभाषा, ठीक है। अब देखो, इसमें सारी चीजें समझनी पड़ेगी हमें। एक एक टेक्निकल वर्ड को हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वर्ण क्या है, फिर हम देखेंगे मात्रा क्या होती है, कितनी प्रकार की मात्राएं होती है, मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं। इसमें से परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि जो लघु मात्रा होती है उसका सिंबल क्या होता है, दीर्घ मात्रा होती है उसका सिंबल क्या होता है। फिर हम यति को समझेंगे। यति के बाद में फिर हम समझेंगे गति, और उसके बाद चरण को समझेंगे, और फिर इसके बाद में हम बच्चों समझेंगे उसका जो है वो तुक। अगर इतनी चीजें ध्यान में आ गई आपकी तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब सबसे पहली चीज आती है हमारी वर्ण। अब वर्ण क्या होता है कि बच्चों ये होता है एक वर्ण, और वर्ण जिसे हम कहते हैं अक्षर। अक्षर यानी कि हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें तो वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं हिंदी वर्णमाला में। एक होता है स्वर, एक तो होता है बच्चों वर्ण। 2 प्रकार के होते हैं वर्ण, 2 प्रकार। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला तो होता है बच्चों, इसमें पहला होता है स्वर, और दूसरा इसका होता है वो होता है व्यंजन, ठीक है। अब स्वर किसे कहते हैं, तो अगर हम स्वर को देखें तो ऐसे अक्षर, ऐसे वर्ण जिनके बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं रहना पड़े, जिनके उच्चारण की स्वयं क्षमता उनमें स्वयं में मौजूद हो, वो स्वर कहलाते हैं,
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अ, आ, ई, ओ, ऊ, ये जो है ना ये स्वर कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा स्वर। अब स्वर में देखो जैसे आ, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, उसके बाद ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, उसके बाद ये री, फिर ए, फिर आई, है ना, फिर ओ, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, समझिएगा ध्यान से, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। अब प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो बच्चों स्वर होते हैं 11। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अब स्वर में भी लघु स्वर भी होते हैं और ह्रस्व स्वर होते हैं। लघु मैंने छोटा, लघु मैंने छोटा, ह्रस्व स्वर जिसे बोलते हैं, और एक होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ मैंने बड़ा, तो जिसे हम गुरु स्वर बोलते हैं। तो ये जो 11 स्वर हैं इनको भी 2 भागों में विभाजित करते हैं, लघु और गुरु। तो लघु कौन कौन से हैं तो देखो, ये है एक अ, इसके बाद छोटी ई, इसके बाद छोटा ऊ, और इसके बाद ये री। ये 4 जो स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। अब ये स्वर जो है ना, स्वर कुल कितने हो गए 11। इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। तो एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या लघु हम कहेंगे इसे, ह्रस्व या लघु। ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। देखो ये अ, जिसमें जिसमें अब ह्रस्व किसे कहते हैं कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उन्हें गुरु कहते हैं। अ हो गया, इसके बाद छोटी ई हो गई, इसके बाद छोटा ऊ हो गया, और इसके बाद हो गया री। ठीक है, तो ये 4 जो हैं ये तो हो गए हमारे ह्रस्व स्वर। अब आते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ या फिर इसे गुरु बोलते हैं। तो दीर्घ या गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, इसमें क्या होता है, बाकी जो बचे हुए हैं ना 11 में से 4 अपन ने निकाल दिए, तो ये हो गए 7, 6 और एक 7 हो गए। तो देखो 7 कौन कौन से हैं, ये हो गया आ, ये हो गया अपना आ हो गया, आ के बाद में ये बड़ी ई हो गया, उसके बाद में बड़ा ऊ हो गया, आ ई ऊ, उसके बाद फिर हो गया ए। अब ये ए है ना, इसको बड़ा माना जाता है, क्यों, क्योंकि इस पे ये एक ही मात्रा है, ये मात्रा है इस पे, ये इस पे मात्रा है, तो इसलिए ये दीर्घ माना जाएगा। इसके बाद फिर आई, फिर है ओ, और फिर है आओ। तो ये हो गए हमारे, अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 जो है ये 7 माने जाएंगे बच्चों, हाँ ये 7 दीर्घ जो है वो स्वर हैं। तो ये तो हो गया स्वर वाला कंप्लीट। प्रश्न ध्यान से समझना, इतना अगर प्रश्न कैसा भी जब पूछा जाए ना तो आपका क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी हमने व्यंजन नहीं पढ़ा, हमने खाली स्वर पढ़ा है। तो स्वर में हमने क्या देखा, स्वर किसे कहते हैं कि जिनके उच्चारण की, जिन वर्णों के उच्चारण की क्षमता खुद में ही मौजूद हो उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं तो स्वर 11 होते हैं। 11 में से लघु और जो गुरु हैं वो कैसे हैं, तो 4 लघु होते हैं और बाकी 7 के जो वो गुरु होते हैं। लघु कौन कौन से होते हैं और गुरु कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब आती है व्यंजन की बारी। अगर हम देखें कि अक्षरों का दूसरा रूप होता है बच्चों व्यंजन, तो व्यंजन क्या है, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं तो बच्चों 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन कैसे, जैसे कि व्यंजन किसे, पहले तो कहते किसे हैं, तो व्यंजन की परिभाषा ये रहेगी कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों पर निर्भर रहना पड़े, मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अब देखो जैसे क है, तो क में क्या होता है, मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूं, अरे भाई मिट जा, हाँ। अब देखो कि जैसे ये क है, अब ये क के नीचे हलंत है, क के नीचे हलंत है, इसका मतलब क्या है, इसमें स्वर नहीं है अभी। तो इसमें अगर हमने जोड़ दिया अ तो ये हमारा हो गया क। अब ये एक व्यंजन बन गया। अब देखो यहां पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये है क और इसमें अगर हमने आ की मात्रा जोड़ दी तो ये हो गया का। तो टोटली होता क्या है
कि इसका जो उच्चारण है वो व्यंजन पर ही निर्भर करता है। अगर हमने आ लगाया तो इसका का हो गया, अगर हमने अ लगाया तो ये क हो गया, अगर हम यहाँ पे ई लगा देंगे तो वो की हो जाएगा। तो टोटली किस पे निर्भर है? स्वर पे निर्भर है, इसलिए ये व्यंजन की श्रेणी में जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 33 है। अब इसमें लघु गुरु नहीं होता है, स्वर में लघु गुरु होता है, व्यंजन में लघु गुरु नहीं होता है। तो टोटल अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, है ना, प्रश्न बनता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में बच्चों वर्णों की संख्या होती है 11। अभी देखो 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन, टोटल हो गए 44। अब कितने प्रश्न, ये देखो पहले हमने प्रश्न किए थे तो उसमें से ये सारा इस तरीके से निकल कर रहा है। अब इसमें जो है ना व्यंजन है ना, इसको भी अलग अलग संयुक्त व्यंजन अलग होते हैं, और तालव्य, मूर्धन्य, बहुत डिटेल में है, इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे काम की चीजें जो थी वो हमने पढ़ ली। तो ये तो हुआ है वर्ण। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा जो टेक्निकल वर्ड आता है बच्चों वो आता है मात्रा। ठीक है, छंदों में दूसरा जो शब्द है वो होता है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा की अगर सामान्य परिभाषा अगर हम देखें तो ये होती है कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि वर्ण मैंने अक्षर, है ना, वर्ण का मतलब होता है बच्चों अक्षर, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अक्षर। तो वर्णों के उच्चारण के उच्चारण में लगने वाला समय, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। कैसे कहलाता है मात्रा? अगर मात्रा कहलाता है, ठीक है, अगर कम समय लगेगा, अगर किसी वर्ण के उच्चारण में कम समय लग रहा है इसका मतलब एक मात्रा, अगर किसी वर्ण के उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है इसका मतलब दो मात्राएं। मात्राएं दो ही होती, ध्यान रखना, मात्रा होती है दो, मात्राएं जो है वो कितनी होती है बच्चों? मात्राएं होती है या तो एक होगी, और जो एक मात्रा है उसका सिंबल होता है ऐसे खड़ी पाई, और या फिर होगी दो मात्राएं, और दो जो मात्राएं होती है उसका सिंबल होता है ये एस की आकृति। ठीक है, ये जो सिंबल है ये एक मात्रा, इसे हम कहते हैं ह्रस्व, और ये है ये दीर्घ मात्रा, जो संख्या जिसकी दो है इसे हम दीर्घ कहते हैं, इसे हम गुरु मात्रा भी कहते हैं। तो मात्रा क्लियर हुआ कि मात्रा कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए हमें बोलना है क, जैसे हमें बोलना है जैसे क, और एक है हमारा का। अब देखो क, का, की, तो पहले वाले में कम समय लग रहा है, और जितना इसमें समय लग रहा है इसका जस्ट डबल समय इसमें लग रहा है, तो ये दीर्घ हो गया, ये छोटा हो गया। जैसे आ, तो अ कम समय लग रहा है, आ में ज्यादा समय लग रहा है। फिर अपन कहते हैं छोटी ई और बड़ी ई, तो छोटी बड़ी नहीं, ई ऐसे बोलेंगे, ई, तो ई में कम समय छोटी वाली में, और बड़ी वाली में डबल समय लगता है। तो ऐसे होती है मात्राएं छोटी और बड़ी। मात्राएं कितने प्रकार की होती है अगर प्रश्न पूछा जाता है, तो मात्राएं दो प्रकार की होती है, एक छोटी मात्रा, एक बड़ी मात्रा। छोटी मात्रा को हम ह्रस्व मात्रा या लघु मात्रा कहते हैं, बड़ी मात्रा को हम गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा कहते हैं। अगर प्रश्न बनता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आया हुआ बोर्ड में, अगर प्रश्न बनता है कि जो छोटी मात्रा होती है, जो लघु मात्रा होती है, या जो एक मात्रा होती है, उसका चिन्ह क्या होता है, तो उसकी मात्रा का चिन्ह होता है बच्चों खड़ी पाई, ये एक मात्रा का चिन्ह है। अगर दो मात्रा है तो उसका चिन्ह क्या होता है, तो उसका चिन्ह होता है ऐसे। ठीक है, ये है दोनों मात्राओं के चिन्ह। तो ये तो हमारा हो गया मात्रा वाला चीज जो है वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, अगले जो हमारे टेक्निकल वर्ड है वो आते हैं यति, है ना, यति। तो यति का मतलब क्या होता है? यति का मतलब होता है ठहराव। यति का मतलब होता है ठहराव। यति जिसे हम कहते हैं ठहराव। ठहराव का मतलब क्या है कि चरण के अंत में रुकना। जो एक पद है, एक चरण है काव्य का, उसमें जहां हम हल्का सा रुकेंगे, एक हल्का सा ठहराव लेंगे, वो हमारा यति कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति है कि हे प्रभु आनंद दाता। बच्चों लाइट की वजह से मैं क्लास को यहीं पे क्लोज कर रहा हूं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।